अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ फिज़िक्स। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने स्टडी किया वेव की मैकेनिकल नेचर को, कि क्या साउंड वेव की नेचर मैकेनिकल है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। हमने एक बेल जार एक्टिविटी से इस चीज़ को प्रूव किया कि साउंड वेव की जो नेचर है दैट इज़ मैकेनिकल। बेल जार एक्टिविटी में हमने एक इलेक्ट्रिक बेल को ले लिया और उसको जब हमने स्विच ऑन किया तो रिंग बजना शुरू हुई, हमें आवाज़ सुनाई दे रही थी जब तक उसके अंदर मीडियम एयर था। देन जब हमने एयर को रिमूव कर दिया तो एयर को रिमूव करने के बाद जब हमने दोबारा स्विच ऑन किया तो स्विच ऑन करने पर हमने देखा कि अब भी रिंग वो इलेक्ट्रिक बेल रिंग कर रही है, बट अब उसकी आवाज़ हमारे कानों तक नहीं पहुंच रही। इट मीन्स दैट कि अब वैक्यूम क्रिएट हुआ, तो वैक्यूम से जो साउंड वेव है वो हमारे कान तक नहीं पहुंची। सो इससे हमने ये चीज़ प्रूव की कि साउंड वेव की नेचर कैसी है, मैकेनिकल है। फर्दर मैकेनिकल वेव की दो टाइप्स हैं, वन इज़ लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड सेकंड वन इज़ ट्रांसफ़र वेव्स। पहले हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को और ट्रांसफ़र वेव्स को हम डिस्टिंग्विश कर देते हैं। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसफ़र वेव। सो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ऐसी वेव्स हैं इन विच the particle of medium moves back and forth along the direction of propagation of wave, and in transfer waves particle of medium move perpendicular to the direction of propagation of wave। तो हम ये देखते हैं कि क्या साउंड वेव के जो पार्टिकल हैं, जो साउंड वेव की नेचर है, क्या उसमें मीडियम के पार्टिकल बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं। सो हम इस चीज़ को प्रूव करेंगे कि साउंड वेव की जो नेचर है दैट इज़ लॉन्गिट्यूडनल, इन विच द मीडियम ऑफ द पार्टिकल मूव बैक एंड फोर्थ अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। सो हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट लेते हैं, हम एक छोटी सी एक्टिविटी लेते हैं। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक ट्यूनिंग फॉर्क लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक ए ट्यूनिंग फॉर्क, we take a tuning fork। हम एक ट्यूनिंग फॉर्क को लेते हैं। ये हमारे पास एक ट्यूनिंग फॉर्क है। इस ट्यूनिंग फॉर्क के दो प्रॉन्ग हैं। हम एक प्रॉन्ग को कह देते हैं ए और दूसरे प्रॉन्ग को हम कहते हैं बी। दिस इज़ आवर ट्यूनिंग फोर्क। ये हमारा एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, इससे एक म्यूज़िकल साउंड प्रोड्यूस होती है, एक नोट प्रोड्यूस होती है, एक सुर प्रोड्यूस होती है। ये एक ट्यूनिंग फोर्क है। इस ट्यूनिंग फोर्क को हम किसी मटेरियल के ऊपर वाइब्रेट कराएंगे, इसको हम कहते हैं प्रॉन्ग। दिस इज़ प्रॉन्ग ऑफ ट्यूनिंग फोर्क। ये इसको प्रॉन्ग कहते हैं और इसको भी हम क्या कहते हैं, प्रॉन्ग कहते हैं। अब इसका ये जो प्रॉन्ग है, इसको हम अगर किसी मटेरियल के ऊपर ऐसे बीट करेंगे, हम अगर इस ट्यूनिंग फॉर्क को उठाकर ऐसे बीट करेंगे तो ये जो इसका प्रॉन्ग है ये ऐसे कांपेगा, ये ऐसे वाइब्रेट करेगा। जब ये ऐसे वाइब्रेट करेगा तो विच मीन्स कि हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि इसका ये जो प्रॉन्ग जब वाइब्रेट करेगा, इसकी इस पोजीशन को मैं ओ कह देता हूँ कि ये अभी अपनी मीन पोजीशन पर है, जब इसने वाइब्रेट करना स्टार्ट नहीं किया। जैसे ही आप इसको बीट करेंगे तो बीट करने पर हम क्या देखते हैं कि ये प्रॉन्ग अपनी इस पोजीशन से इधर चला जाएगा, ये प्रॉन्ग अपनी इस पोजीशन से यहाँ पर आ जाएगा। अब जब ये प्रॉन्ग इस पोजीशन से, इस पोजीशन को हमने नाम दिया था दैट इज़ ओ, ये इसकी मीन पोजीशन थी जहाँ पर इस ट्यूनिंग फॉर्क का प्रॉन्ग स्टेशनरी था, साकिन था, रेस्ट में था, जब हमने इसको वाइब्रेट नहीं किया, बीट नहीं किया। जैसे ही आप इसको बीट करते हैं तो बीट करने के बाद ये प्रॉन्ग थोड़ा सा इस तरफ मूव कर जाता है, ऐसे यहाँ से यहाँ चला गया, ये प्रॉन्ग यहाँ पर चला गया। जब ये प्रॉन्ग यहाँ से ए पॉइंट पर गया, इस ए पॉइंट पर टुवर्ड्स ए, तो यहाँ पर जो एयर के पार्टिकल्स थे, एयर की जो लेयर्स थी, उन एयर की लेयर्स को इस प्रॉन्ग ने कंप्रेस किया। जब इसने कंप्रेस किया तो हमें ऐसा पैटर्न मिलता है, हमें ऐसा पैटर्न मिलता है जी, आपके पास जो एयर की लेयर्स हैं वो क्लोज टुगेदर हो जाती हैं। उसको इसने क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया, लाइक दिस, ये ऐसे कंप्रेस हो गई। द एयर लेयर्स
कंप्रेस्ड एयर की लेयर क्या हो गई, अभी कंप्रेस हो गई ऐसे। अब स्टार्ट में क्या सिचुएशन थी, स्टार्ट में हमारे पास जो एयर की लेयर्स थी वो इतने डिफरेंस पर हम उसको लेते हैं, ऐसे उनके बीच में यूनिफॉर्म डिस्टेंस था लाइक दिस। ओके, मैं फिर क्लियर कर रहा हूं आपको कि एट दी स्टार्ट जब तक आपने ट्यूनिंग फोर्क को वाइब्रेट नहीं किया, ट्यूनिंग फोर्क के प्रॉन्ग ने वाइब्रेट नहीं किया, तब तक इसका ये प्रॉन्ग अपनी मीन पोजीशन ओ पर था। जैसे ही हमने इसको वाइब्रेट किया तो ये एयर की लेयर्स, ये प्रॉन्ग ओ से मूव किया इसने टुवर्ड्स ए, और इसने एयर की लेयर्स को क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया। अब ये जो प्रॉन्ग है, ये प्रॉन्ग कैसे वाइब्रेट करेगा, ये प्रॉन्ग यहाँ से ऐसे जाएगा और फिर वापस ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा और फिर वापस आएगा। तो ये यहाँ से ओ से किस पोजीशन पर चला गया, ए पोजीशन पर। जब ए पोजीशन पर प्रॉन्ग जाता है तो इट मीन कि इसने एयर की लेयर को कंप्रेस कर दिया, इसने कंप्रेशन क्रिएट किया एयर में। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में यही ट्यूनिंग फोर्क यहाँ से वापस ऐसे बी पोजीशन की तरफ आता है। जब ये ऐसे बी पोजीशन की तरफ आएगा, यहाँ से जब ये ऐसे आएगा तो इट मीन कि ये रेयरफेक्शन क्रिएट करेगा। इस पोजीशन को हम कहते हैं पोजीशन बी। ये पोजीशन आ गई आपके पास बी, दरमियान में पोजीशन थी ओ, और ये आपके पास पोजीशन थी ए। तो जब ओ से ए गया तो कंप्रेशन क्रिएट किया। अब जब ये वापस ओ पर आएगा और फिर बी की जानिब आएगा तो यहाँ पर ये ऐसे रेयरफेक्शन क्रिएट करेगा लाइक दिस। ये रेयरफेक्शन इसने ऐसे क्रिएट कर दिया कि एयर के जो लेयर्स थी वो स्पेस अपार्ट हो गई। अब उनके बीच में डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस उनके बीच में ज़्यादा हो गया। पहले वो कंप्रेस थी, एक दूसरे के बहुत क्लोज थी। अब जब ट्यूनिंग फोर्क का प्रॉन्ग बी पॉइंट की तरफ आया, बी पोजीशन की तरफ आया, तो यहाँ पर एयर की लेयर्स में रेयरफेक्शन क्रिएट हुआ। सो इसको हम कहते हैं रेयरफेक्शन, और इसे हम क्या कहते हैं, कंप्रेशन। सो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में साउंड वेव एयर की लेयर्स को कंप्रेस करके आगे प्रोपोगेट करती हैं। और अगर मैं इसका एक होल पैटर्न ड्रा कर दूं तो आप उस पैटर्न को ऐसे देख सकते हैं कि ये हमारे पास कंप्रेशन क्रिएट हुआ, और कंप्रेशन के बाद यहाँ पर फिर आप देख रहे हैं कि आपको रेयरफेक्शन मिलता है, फिर यहाँ पर आपको कंप्रेशन मिलता है, और फिर इसके बाद आपको फिर रेयरफेक्शन मिल रहा है, एंड देन कंप्रेशन अगेन, फिर आपको कंप्रेशन मिल रहा है। तो इस तरह, इस अंदाज से साउंड वेव क्या करती हैं, प्रोपोगेट करती हैं। आपको सीरीज ऑफ कंप्रेशन और रेयरफेक्शन मिलते हैं। सो साउंड वेव्स व्हेन पासेस थ्रू द एयर, इट क्रिएट्स ए सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन एंड प्रोपोगेट थ्रू द एयर, और एयर से प्रोपोगेट करती हैं। और किसी जो आपके पास सोर्स ऑफ साउंड है, उस सोर्स ऑफ साउंड से अवे एक लिसनर तक जो आवाज़ पहुंचती है वो ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में पहुंचती है। सो ये आपके पास जो कंप्रेशन है, दो कंसेक्टिव कंप्रेशन के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज़ लैम्डा। सिमिलरली दो रेयरफेक्शन के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज़ आल्सो कॉल्ड लैम्डा। सो व्हाट इज़ लैम्डा? द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशन रीजन और टू कंसेक्टिव रेयरफेक्शन रीजन इज नाउन एज wavelength r1 lambda. So what is compression? Compression क्या है? Compression को हम define करते हैं the regions in the air, हवा के अंदर ऐसा specific portion, ऐसा specific area, ऐसा specific region जहाँ पर जो air की layers हैं वो close together होती हैं, such a region is known as compression. Similarly, the region in the air where the air layers are space apart, that is known as rarefaction. So इस छोटे से एक्सपेरिमेंट्स ने हमें ये प्रूव किया कि साउंड वेव की जो नेचर है दैट इज़ लॉन्गिट्यूडनल। साउंड वेव की नेचर कैसी है? लॉन्गिट्यूडनल है। साउंड वेव के में जो मीडियम के पार्टिकल हैं वो वेव की डायरेक्शन के अलोंग मूव करते हैं और बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं। सो इस एक्सपेरिमेंट से हमने प्रूव किया कि साउंड वेव की नेचर कैसी है, लॉन्गिट्यूडनल नेचर है। ये चीज़ क्लियर हो गई। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव।
characteristics of sound or sound wave. Characteristics of sound. So characteristics of sound में हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे. सबसे पहली characteristics दैट इज़ loudness. पहली characteristics हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे loudness. So loudness is the characteristics of sound by which we can distinguish between a loud and faint sound. Loudness साउंड की वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके बिहाफ पे हम किसी ऊंची आवाज़ और किसी मध्यम आवाज़ में क्या कर सकते हैं, फ़र्क कर सकते हैं. इस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या कहते हैं, लाउडनेस कहते हैं. लाउडनेस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन loud and faint sound. Loud and faint sound can be distinguished. Loud and faint sound can be distinguished. ये वो characteristics है. देखिए इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. When we talk to our friend, जब हम अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं, हम एक साथ बैठे हैं, तो तब हम आहिस्ता से फेंट आवाज़ में बात करते हैं, मध्यम आवाज़ में बात करते हैं. बट जब एक शख्स एड्रेस करता है पब्लिक से, जब पब्लिक से बात करता है, तो जब पब्लिक से एक शख्स बात करता है तो इट मीन कि वो लाउड साउंड में क्या करता है, बात करता है, ऊंची आवाज़ में बात करता है. तो लाउडनेस वो कैरेक्टरिस्टिक्स है साउंड की जिसके बिहाफ पर हम एक लाउड साउंड और एक फेंट साउंड, एक ऊंची आवाज़ और एक मध्यम आवाज़ में फ़र्क करते हैं. दैट इज़ लाउडनेस. क्लियर. नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी है दैट इज पिच ऑफ द साउंड, देन क्वालिटी ऑफ साउंड एंड देन इंटेंसिटी ऑफ साउंड. बट हम लाउडनेस को डिस्कस करेंगे कि लाउडनेस कितने चीज़ों पर डिपेंड करती है. हम वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं. तो मैं लिखता हूँ डिपेंडेंस ऑफ लाउडनेस. डिपेंडेंस ऑफ लाउडनेस. लाउडनेस किन चीज़ों पर डिपेंड करती है? लाउडनेस 4 फैक्टर पर डिपेंड करती है. पहला फैक्टर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, सेकंड डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी, थर्ड वन इज एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी एंड फोर्थ वन इज फिजिकल कंडीशन ऑफ ह्यूमन ईयर. के जो आप किसी आवाज़ को सुनते हैं तो आपके कान की जो फिज़िकल कंडीशन है, आपकी जो समात है, वो एक नॉर्मल आप उस आवाज़ को सुन सकते हैं, या आप ऊंची आवाज़ सुनते हैं, या आपकी जो सेंस ऑफ हियरिंग है वो बहुत सेंसिटिव है, आप छोटी सी सरगोशी को भी क्या कर लेते हैं, सुन लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं. तो ये इस पर भी डिपेंड करती है कि फिज़िकल कंडीशन ऑफ ह्यूमन ईयर. सो डिपेंडेंस ऑफ लाउडनेस में सबसे पहली चीज़ एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी. एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी. एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी. वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड उस पर डिपेंड करती है लाउडनेस. देखिए जब हम एक किसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम गिटार को लेते हैं, उसके ऊपर कुछ थ्रेड्स होते हैं, कुछ वायर्स लगी होती हैं. जब आप उन थ्रेड्स को वायलेंटली, बहुत तशद्दुद के साथ, बेदर्दी के साथ जब आप उन थ्रेड्स को ऐसे खींचेंगे तो उससे जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो कैसी होगी, लाउड होगी. सो लाउडनेस ऑफ द साउंड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी. अगर हम उसको खींचेंगे या हम उसको स्ट्रेच करेंगे या हम उसको प्लग करेंगे, हम तोड़ेंगे उसको, या हम उसको बीट करेंगे आहिस्ता से, तो जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, कम होगी. दैट मीन्स कि वो फेंट साउंड होगी. सो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी मीन्स कि जब आप उसको वायलेंटली वो करेंगे, तो अगर हम उसका एक ग्राफ प्लॉट करें, वेव फॉर्म बनाएं, तो आपको एक वेव फॉर्म अगर ऐसा मिलता है तो इट मीन्स दैट कि ये आपके पास कैसी साउंड है, फेंट साउंड है. और जब आप किसी चीज़ को वायलेंटली खींचते हैं, आप उस की स्ट्रिंग को वायलेंटली खींचते हैं किसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को, तो उसका वेव फॉर्म आपको ऐसे मिलता है. तो इसका लेवल क्या है, एम्पलीट्यूड कैसा है इसका, एम्पलीट्यूड इसका मैक्सिमम है. तो जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तो दैट मीन्स कि आवाज़ कैसी है, आवाज़ आपको लाउड आवाज़ सुनाई देगी. जब एम्पलीट्यूड कम था
तो एम्पलीट्यूड कम है तो आपको साउंड कैसी सुनाई देगी? आपको फेंट साउंड सुनाई देगी, मध्यम आवाज़ सुनाई देगी। ये फैक्टर क्लियर हो गया कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी पे कैसे डिपेंड करती है कि जब हम किसी चीज़ को बीट करते हैं या साउंड प्रोड्यूस करते हैं किसी मटेरियल बॉडी से, तो अगर हम उसको वायलेंटली उसकी स्ट्रिंग को खींचते हैं तो उससे जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो लाउड होगी, उसका एम्पलीट्यूड कैसा होगा? लार्ज होगा। अगर हम उसको आहिस्ता से खींचेंगे तो उसका एम्पलीट्यूड कम होगा, उसकी लाउडनेस क्या होगी? कम होगी। दैट मीन्स कि वो एक फेंट साउंड होगी। क्लियर? सेकंड जो फैक्टर है दैट इज एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। सेकंड फैक्टर इज एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, वाइब्रेटिंग बॉडी का एरिया। बहुत कॉमन सी एग्जांपल है, बहुत सिंपल सी एग्जांपल है। आपके पास एक ड्रम है, डोल जिसे कहते हैं, उसके ऊपर आपने सम टाइम देखा होगा कि कुछ लोग उसके ऊपर एक हैमर लेकर उसको बीट करते रहते हैं। तो जब आपके पास डोल का साइज़ कम है, ड्रम का साइज़ कम है, छोटा साइज़ है, उसका एरिया कम है, जब आप उसको बीट करते हैं एक पर्टिकुलर फोर्स से, हैमर के साथ आप उसको बीट कर रहे हैं, तो आपको एक पर्टिकुलर साउंड सुनाई दे रही है। उस साउंड को फॉर एग्जांपल आपने रिकॉर्ड भी कर लिया, आपने नोट कर लिया कि ये कितनी लाउड साउंड है। जब एक बड़े एरिया का ड्रम आप लेते हैं, उसको जब आप हैमर से, सेम हैमर से जब आप बीट करते हैं, सेम पर्टिकुलर फोर्स से आप उसको बीट करते हैं, जब उसकी आप आवाज़ सुनते हैं तो आपको आवाज़ ऊंची सुनाई देती है। क्यों? इसलिए कि उस ड्रम का एरिया क्या हो गया? इंक्रीज़ हो गया। जब एरिया इंक्रीज़ हुआ तो इट मीन कि उसके अंदर जो पार्टिकल थे वो पार्टिकल की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो गई और उससे साउंड क्या हो गई? आपको ऊंची सुनाई देने लगी, आपको लाउड साउंड सुनाई देने लगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक ड्रम है इस साइज़ का, इस ड्रम के ऊपर एक मैं हैमर लेता हूँ और इस हैमर से हम क्या करते हैं? इसको बीट करते हैं। ओके, ये आपके पास एक हैमर है। सिमिलरली हमारे पास एक ये ड्रम है जिसका एरिया इतना है, ठीक? ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी ड्रम है। तो बी ड्रम का एरिया क्या है? दिस इज ड्रम। इसको जब आप बीट करेंगे इसी हैमर से, सेम फोर्स से, तो यहाँ आपको आवाज़ सुनाई देगी फेंट और यहाँ आपको साउंड सुनाई देगी, लाउड साउंड सुनाई देगी। विच मीन्स कि जब आप इसको सेम हैमर से आप क्या कर रहे हैं? आप इसको बीट कर रहे हैं सेम हैमर से। तो अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यहाँ आपको आवाज़ लाउड सुनाई दी, यहाँ आपको आवाज़ फेंट सुनाई दी। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने एरिया बढ़ा दिया तो एरिया बढ़ाने से आवाज़ आपको कैसी सुनाई देती है? ऊंची आवाज़ सुनाई देती है, लाउड साउंड सुनाई देती है। सो एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी के साथ कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। दैट मीन्स कि जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाते जाएंगे वाइब्रेटिंग बॉडी का, तो आपको आवाज़ लाउड सुनाई देगी, ऊंची आवाज़ सुनाई देगी, लाउडनेस आपको ज़्यादा मिलेगी। तीसरा फैक्टर है डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी। तो डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी के लिए मैं इसी एक ड्रम को ले लेता हूँ। तीसरा जो फैक्टर है दैट इज़ डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी। डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी। फॉर एग्जाम्पल एक लिसनर है और वो लिसनर यहाँ पे मौजूद है। कितना डिस्टेंस है? ये डिस्टेंस है कोई, फॉर एग्जाम्पल ये 50 फीट डिस्टेंस है। एक बंदा इस ड्रम को कंटिन्यूसली बीट कर रहा है। अब जब ये कंटिन्यूसली इसको बीट कर रहा है और ये शख्स यहाँ पर मौजूद है, ये लिसनर है, ये लिसनर जब इस साउंड को सुनता है यहाँ खड़े रहकर, तो इसको आवाज़ ऊंची सुनाई देती है। बट जब ये लिसनर यहाँ से आगे मूव करता है, ये लिसनर यहाँ चला आता है, जब ये लिसनर यहाँ चला आता है तो इट मीन कि अब आप देखेंगे, अब आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं इसको कि अब इसको साउंड कैसी सुनाई देगी? फेंट। और यहाँ रहते हुए इसके साउंड कैसी सुनाई दे रही थी? लाउड। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी से मुराद कि जब हम
डिस्टेंस बढ़ा देंगे, वाइब्रेटिंग बॉडी, जिस जगह पर आप किसी मटेरियल को, किसी बॉडी को वाइब्रेट कर रहे हैं, उससे साउंड प्रोड्यूस जो हो रही है, अगर आप उससे दूर चले जाते हैं तो आपको आवाज़ फेंट सुनाई देगी, आहिस्ता आहिस्ता। जैसे मैं यहाँ से आगे मूव कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर कोई एक शख्स किसी ड्रम को बीट कर रहा था, तो मैं जितना उससे दूर चलता जाऊँगा तो मुझे आवाज़ फेंट सुनाई देगी, मैं जितना उसके करीब चलता जाऊँगा तो मुझे आवाज़ कैसी सुनाई देगी, लाउड साउंड सुनाई देगी। क्लियर होगी बात? 3 फैक्टर अब तक हमने डिस्कस किए, एक एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, सेकंड एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, एंड थर्ड वन इज डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी से मुराद कि जिस वाइब्रेटिंग बॉडी को आप वायलेंटली वाइब्रेट करेंगे तो उसकी आपको साउंड लाउड सुनाई देगी। अगर आप उसको सॉफ्टली, आप उसको आहिस्ता से वाइब्रेट करेंगे, अगर वो कोई ऐसा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है कि जिससे आप, जिसके ऊपर कुछ स्ट्रिंग लगी हैं, अगर आप उसको वायलेंटली खींचेंगे तो लाउड साउंड प्रोड्यूस होगी, अगर आप उसको आहिस्ता से खींचेंगे तो आपको फेंट साउंड सुनाई देगी। और एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी में जब हम बड़े एरिया की बॉडी को वाइब्रेट करेंगे तो आपको लाउड साउंड सुनाई देगी, जब हम उसका एरिया कम कर देंगे तो आपको फेंट साउंड सुनाई देगी। तो डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी में जब हम वाइब्रेटिंग बॉडी से 50 फीट के डिस्टेंस पर थे, आवाज़ आपको सुनाई दे रही थी लाउड। जब आप 70 फीट के डिस्टेंस पर चले गए तो आपको साउंड कैसे सुनाई दे रही है, फेंट, मध्यम आवाज़ सुनाई दे रही है, आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता उसकी लाउडनेस कम होती हुई आपको फील हो रही है। क्यों? इसलिए कि आपका डिस्टेंस उस वाइब्रेटिंग बॉडी से क्या हो गया, अब ज़्यादा हो गया। क्लियर? नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है, जो करेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज़ पिच। व्हाट इज़ मीन बाय पिच ऑफ साउंड? सो पिच ऑफ साउंड मीन, नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक्स है दैट इज़ pitch of sound. Pitch is the characteristics of sound by which we can distinguish between shrill and grave sound. Shrill and grave sound. Shrill कहते हैं बारीक आवाज़ को और ग्रेव कहते हैं भारी आवाज़ को। तो पिच साउंड की वो करेक्टरिस्टिक्स है, वो प्रॉपर्टी है जिसके बिहाफ पर हम एक भारी आवाज़ और एक बारीक आवाज़ में क्या कर सकते हैं, फ़र्क कर सकते हैं। इस करेक्टरिस्टिक्स को हम क्या कहते हैं, पिच ऑफ साउंड। इसकी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, द पिच ऑफ वॉइस ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इज़ ग्रेटर देन द पिच ऑफ और द वॉइस ऑफ मेन्स। बच्चों की और औरतों की जो आवाज़ की फ्रीक्वेंसी है, जो पिच है, वो क्या होती है, ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मेंस के, एज़ कम्पेयर टू ओल्ड पीपल्स के। तो यहाँ पर भी हम एक ग्राफ बनाएंगे और इस ग्राफ से हम यहाँ पर एक चीज़ स्टडी करेंगे कि ये आपके पास एक ग्राफ है और इस ग्राफ से हमें ये पता चल रहा है कि जब हम इसकी फ्रीक्वेंसी 1 2 3 पीक्स हैं इसकी, तो जब मैं इसकी क्या लिखता हूँ, लो फ्रीक्वेंसी, कि इसकी फ्रीक्वेंसी कम है तो इसकी पिच भी कैसी होगी, लो पिच। ठीक, तो इट मीन कि इसको हम ग्रेव के लिए ले लेते हैं। सिमिलरली मैं यहाँ ड्रा कर देता हूँ एक वेव फॉर्म, और इस वेव फॉर्म से आप ऐसे अंडरस्टैंड कीजिए कि ये आपके पास, मैं स्मूथ वेव बना देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 4 और मैं एक पीक और बना देता हूँ ऐसे, ये 5 पीक्स हैं। तो इट मीन कि जब नंबर ऑफ़ ऑसिलेशन ज़्यादा है तो इट मीन कि फ्रीक्वेंसी कैसी है, हाई फ्रीक्वेंसी, और हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, दैट इज़ हाई पिच। जब फ्रीक्वेंसी हाई है तो उसकी पिच कैसी होगी, हाई होगी। सो जो लेडीज़ हैं, जो चिल्ड्रन हैं, उनकी जो आवाज़ की फ्रीक्वेंसी है, मेंस की निस्बत उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है, और उनकी पिच भी क्या होती है, ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मेंस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पिच। एंड देन लास्ट वन इज़ क्वालिटी ऑफ साउंड। तो क्वालिटी ऑफ साउंड क्या है, द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस एंड सेम पिच। मैं यहाँ लिख देता हूँ क्वालिटी को, क्वालिटी ऑफ साउंड, ये थर्ड वन प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, दैट इज़ इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो क्वालिटी ऑफ साउंड क्या है, तो क्वालिटी ऑफ साउंड भी साउंड की एक करेक्टरिस्टिक्स है बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड ऑफ सेम लाउडनेस एंड सेम पिच। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सेम लाउडनेस एंड सेम पिच। व्हाट डज इट मीन? इट मीन कि अगर हमारे पास एक फ्लूट, एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, फ्लूट कहते हैं बांसुरी को, अब इससे जो साउंड प्रोड्यूस हुई
तो उसका जो एम्पलीट्यूड है, उसका वेव फॉर्म मैं इस तरह का बनाता हूँ, ये उसका वेव फॉर्म है। ओके, अब ये आ गया इसका वेव फॉर्म। अब इस वेव फॉर्म के साथ हम इसका साथ में एम्पलीट्यूड नोट कर रहे हैं कि इसका एम्पलीट्यूड कितना है। तो आप नोट कर रहे हैं कि इसका एम्पलीट्यूड इतना है, ये इसका एम्पलीट्यूड है। अब बिल्कुल वैसा ही मैं एक वेव फॉर्म बनाता हूँ यहाँ पर, एक वेव फॉर्म में यहाँ इसको मिटाकर यहाँ बना देता हूँ, और ये वायलिन के लिए, वायलिन कहते हैं तबले को, ये भी आपके पास एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। अब इसका जो वेव फॉर्म है, इसका वेव फॉर्म भी आपको ऐसा मिलता है, उससे हम इसका वेव फॉर्म थोड़ा सा डिफरेंट बनाएंगे, लेकिन एम्पलीट्यूड हम क्या रखेंगे, सेम रखेंगे, क्योंकि एम्पलीट्यूड इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू लाउडनेस। देखिए ऑलमोस्ट जितना एम्पलीट्यूड मैंने इसका रखा उतना ही एम्पलीट्यूड इसका भी है, जितना एम्पलीट्यूड उसका है ऑलमोस्ट उतना ही एम्पलीट्यूड इसका भी है। तो जितना एम्पलीट्यूड उसका है उतना ही एम्पलीट्यूड अगर इसका है, तो इट मीन के सेम लाउडनेस। क्वालिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड ऑफ सेम लाउडनेस। तो सेम लाउडनेस से मुराद कि एम्पलीट्यूड कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एंड सेम पिच, सेम पिच मीन फ्रीक्वेंसी भी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसको आगे एक्सटेंड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये आपके पास सेम पिच हो गई। सेम पिच से मुराद कि उतने ही गिवन टाइम में इसकी जितनी पीक्स आ रही हैं उतनी पीक्स इसकी भी आ रही हैं, जितनी पीक्स इसकी हैं उतनी पीक्स, जितनी पीक्स वायलिन की हैं उतनी पीक्स आपके पास फ्लूट की हैं जो दूसरा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। बट एम्पलीट्यूड कैसा है, सेम है। एम्पलीट्यूड सेम है तो लाउडनेस सेम है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेम लाउडनेस, लाउडनेस सेम हो एंड सेम पिच, और पिच भी कैसी हो, सेम हो। पिच भी सेम हो, लाउडनेस भी सेम हो। तो पिच सेम कैसे है कि इसकी फ्रीक्वेंसी सेम है। लाउडनेस कैसे सेम है कि इसका एम्पलीट्यूड और इसका एम्पलीट्यूड ऑलमोस्ट कैसा है, सेम है। लेकिन फिर भी आप उनके बीच में डिस्टिंग्विश कर दें, आप फ़र्क कर दें। फॉर एग्जांपल एक रूम है, उस रूम के अंदर एक शख्स के पास ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी है और ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी है। अब वो शख्स उसको बाहर, बीइंग ए ऑब्जर्वर, वो बाहर खड़ा है, और जो बंदा अंदर इसको वायलिन को ऑपरेट कर रहा है, फ्लूट को ऑपरेट कर रहा है, जब वो वायलिन को ऑपरेट करता है और उसको आवाज़ देकर पूछता है कि अभी मैंने किस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट किया, तो वो बाहर खड़ा शख्स बीइंग ए ऑब्जर्वर वो उस आवाज़ को पहचान लेता है। फिर उसके साथ जब वो दूसरे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट फ्लूट को ऑपरेट करता है, फिर इससे पूछता है कि अभी मैंने कौन से म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट किया, किस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की साउंड है, या दोनों को एक साथ वो क्या कर देता है, ऑपरेट करता है। तो उस बाहर खड़े शख्स जो एक ऑब्जर्वर है उससे जब पूछता है तो वो उसको बताता है कि ये फ्लूट की साउंड है और ये वायलिन की साउंड है। एक जैसी लाउडनेस और एक जैसी पिच होने के बावजूद भी वो उसमें अगर फ़र्क कर देता है तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या कहते हैं, क्वालिटी ऑफ साउंड। सो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे इंटेंसिटी ऑफ साउंड को। आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिए। थोड़ा सा ये वेव फॉर्म आपको क्लियर नहीं था, मैंने अब क्लियर कर दिया इसको। ज़रा देखिए, ये आपके पास वायलिन का वेव फॉर्म है और ये आपके पास फ्लूट का वेव फॉर्म है। तो वायलिन का वेव फॉर्म 1 2 3 पीक्स, फ्रीक्वेंसी सेम, फ्रीक्वेंसी सेम मीन पिच सेम। यहाँ पर भी 1 2 3। तो हमने कहा कि क्वालिटी साउंड की वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें हम सेम लाउडनेस और सेम पिच की आवाज़ों में फ़र्क कर लेते हैं। तो अगर इन दो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को कोई शख्स एक रूम के अंदर ऑपरेट करता है, बजाता है इनको, और एक शख्स को बीइंग ए ऑब्जर्वर बाहर खड़ा कर देता है और उससे पूछता है कि ये आवाज़ ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में ऑपरेट कर रहा हूँ, बताइए ये किस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की साउंड है, क्या ये वायलिन की है, क्या ये फ्लूट की है। तो वो बाहर खड़ा शख्स उसको क्या कर लेता है, डिस्टिंग्विश कर लेता है। सो इस प्रॉपर्टी को, इस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या कहते हैं, क्वालिटी कहते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट इंटेंसिटी ऑफ साउंड, देन साउंड इंटेंसिटी लेवल को हम स्टडी करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।